बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। टुडे वी आर हियर फॉर आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। बिफोर स्टार्टिंग आवर फोर्थ लेक्चर, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो चुका था, तो हमने सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट किया था, दैट वाज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हमने सारे कोर कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में सीखे। हम लोगों ने बात की कि प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट का डिफरेंस हम लोगों ने विद एग्जांपल स्टडी किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, मैनेजर्स के ऊपर, क्योंकि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में बहुत डिटेल में मैनेजर्स कौन होते हैं, उनकी टाइप्स, हमने उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमने उनको स्टडी किया। हम लोगों ने स्टडी किया कि क्यों कॉस्ट, टाइम, बजट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी के लिए जरूरी है और वो उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बैलेंस करना जरूरी है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का जो एजेंडा है उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो देखेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट में हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है हम इसको स्टडी करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल, ठीक है, हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर को बाकी चीजों के साथ अनसर्टेनिटी को भी हैंडल करना पड़ता है। तो अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए हमें उन एट्रीब्यूट्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। तो वो हम मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल में उन एट्रीब्यूट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिनका इम्पैक्ट हो सकता है किसी भी रिस्क के ऊपर, ठीक है, जिनके चेंज करने की वजह से रिस्क का चांस होता है और फिर हमारे पास एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल में हम कॉन्स्ट्रेंट्स को स्टडी करेंगे और हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे उन कॉन्स्ट्रेंट्स का कि एक को चेंज करने की वजह से दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है। विद इन ग्रुप, बिटवीन ग्रुप्स हम सब डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास की डिस्कशन में कहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजीज in a specified period of time to achieve intended software product. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ना ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो बिल्कुल स्टार्टिंग एक्टिविटी है उससे लेके मेंटेनेंस तक, और हम उसे क्या करते हैं, हम प्रॉपर जो मेथोडोलॉजीज होती हैं मैनेजमेंट की उसके अकॉर्डिंग सारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके मेंटेनेंस तक सारे प्रोसेस को लेके चलते हैं और जो हमारी टाइम फ्रेम है, बजट है, उसके अंदर रहते हुए किस लिए, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जो भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देना है उसको अचीव करने के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, और स्पेशली जो ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी उनको बैलेंस करने के लिए। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज को अप्लाई नहीं करते तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम लोग अपने एक्चुअल टाइम से लेट हो जाएं, हम लोग ऑफ द स्केड्यूल हों, हम लोग आउट ऑफ द बजट हों। जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी फेजेस हैं उनसे बहुत अच्छे से अवेयर होता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे फेजेस याद होंगे और आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, उसको इन सब चीजों का बहुत अच्छे से पता होता है। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, वो डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर रहा होता, लेकिन वो उसको इन सब फेजेस का, इन सब चीजों का पता होता है और वो टाइम, कॉस्ट, बजट, रिसोर्सेज, इन सब को, क्वालिटी को, स्पेशली प्रोजेक्ट की क्वालिटी को और उसके ऑब्जेक्टिव्स को, इन सब को अचीव करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो हर चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट कर रहा होता है और प्रोजेक्ट के
के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ही होता है। उसमें कोई भी इशू आता है तो मैनेजर विल बी आंसरेबल कि ये इशू क्यों आया। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग प्रोजेक्ट एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी। मैनेजिंग पीपल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो एज अ लीडर काम करता है। वो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है, उनको मोटिवेट कर रहा होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं उनको रिजॉल्व कर रहा होता है। फाइन। एज अ लिजन काम कर रहा होता है विद स्टेक होल्डर्स। अब लीडर, लिजन, ये सारी टर्म्स ऐसी हैं जो मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही हूँ आपको इनके मीनिंग आते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ लीडर एक्ट करता है, एज अ लिजन एक्ट करता है विद स्टेक होल्डर्स और टीम के दरमियान जो है ना वो एज अ लिजन काम करता है। आपके जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, जो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, ऑफिस में जितने लोग बाकी स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ है, इन सब को मैनेज करता है। रिपोर्टिंग हायरार्की भी जो है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर सेट करता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। फाइन। अगर टेस्टिंग में कोई इशू आ जाता है तो टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाले किसको रिपोर्ट करेंगे। अगर ड्यूरिंग डिजाइन कोई इशू आ जाता है तो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट वाले किसको रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी आ जाती हैं? मैनेजर की, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैनेजिंग पीपल। देन हमारे पास है मैनेजिंग प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट के जितना भी स्कोप है वो डिफाइन करता है। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। मॉनिटरिंग प्रोसेस को भी मॉनिटर करना और परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। लेकिन रिस्क एनालिसिस भी जो है ना हर एक फेज पे ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा इश्यूज को, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसमें से निकलना और प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना, ये भी आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइंस्टाइन की एक बड़ी फेमस सेइंग है, अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड अ वाइज पर्सन अवॉइड्स प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही जो आपका इंटेलिजेंट मैनेजर है, जो बहुत एफिशिएंट मैनेजर है, वो उससे पहले ही उसको जज कर लेगा और उसको सॉल्व कर लेगा। और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ स्पोक्स पर्सन भी काम करता है, आपके प्रोजेक्ट के बिहाफ पे वो बात कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका है मैनेजिंग प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी। अब जो एक नई चीज रिसर्च के बाद सामने आई है कि अनसर्टेनिटी जो है ना, जब भी कोई रिस्क आता है, ठीक है, व्हाट इज रिस्क? रिस्क एक अनसर्टेन इवेंट है। रिस्क आपके पास, रिस्क की डेफिनेशन अगर देखें तो रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने एस्टिमेटेड रिजल्ट्स थे ना, जो आपने प्लान किया हुआ था, एस्टिमेट किया हुआ था कि हमारे रिजल्ट्स ये होंगे, वो ना हो, उससे कम हो, ये रिस्क है। कुछ बुरा होने का चांस, दिस इज रिस्क। लाइक आप लोगों ने प्लान किया कि हमारा जो है ना बाय द एंड ऑफ द ईयर रेवेन्यू 10 मिलियन होगा। कोविड डिफरेंट कंट्रीज में फैलना शुरू हुआ तो वो एक रिस्क है ना कि मे बी हमारे कंट्री में भी आ जाए और हमारा रेवेन्यू वो उतना ना हो जो हमने एस्टिमेट किया हुआ था। तो रिस्क जो है उसके जो इफेक्ट है वो अनसर्टेन होते हैं, हमें पता नहीं होता कि मे बी इसका क्या इम्पैक्ट है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट इसका हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। कई दफा जो है वो इम्पैक्ट आपके रिस्क का पॉजिटिव भी हो जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग पीपल, फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए रिसर्चर्स ने एक कंस्ट्रेंट ट्रायंगल इंट्रोड्यूस करवाई है। मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में रिसर्चर्स ने रीजंस एक्सप्लोर किए हैं, रीजंस बताए हैं कि क्यों इस तरह के इवेंट्स अकर करते हैं, क्यों इस तरह के रिस्क आते हैं, अनसर्टन इवेंट्स अकर करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, और क्यों वो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए रिसर्चर्स ने 3 एट्रीब्यूट्स बताए हैं कि रिसोर्सेज, फाइनेंशियल्स आपके और स्टेक होल्डर्स, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं
जिनमें अगर चेंज आता है तो वो आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर इन 3 एलिमेंट्स को, इन 3 एट्रीब्यूट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, इनका इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर अच्छे से समझ लेता है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स वो अनसर्टेनिटी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते। एक एक करके सबको देख लेते हैं। रिसोर्सेज में आपके क्या क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं रिसोर्सेज के ग्रुप में? पीपल, सिस्टम, टूल, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिसोर्सेज। अब पीपल के अंडर आपके जितने भी ह्यूमन बीइंग्स जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जितना भी आपका स्टाफ है, आपके अगेन वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टीम, आपके डिजाइनर, एनालिसिस वाले लोग, टेस्टिंग डिपार्टमेंट वाले लोग, मेंटेनेंस वाले, इसके अलावा जितने वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे? पीपल के एलिमेंट के अंडर। देन आपका सिस्टम, जितनी भी आप लोग एप्लीकेशंस उस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं हम यूनिवर्सिटी में, हम लोग ERP सिस्टम यूज कर रहे हैं, HEC की डिफरेंट पॉलिसीज, स्टैंडर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड। टूल्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जितनी भी मशीन्स, इक्विपमेंट्स आप लोग यूज कर रहे हैं, जितना भी हार्डवेयर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपके टूल्स में आ जाएगा। फाइनेंशियल्स में क्या क्या आ जाता है? रेवेन्यू, जो आपकी इनकम है, जो इनकम जनरेट हो रही है, वो आपकी आती है फाइनेंशियल्स में। एक्सपेंस, जो आपका कॉस्ट है उसके उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आ जाता है। बजट, जो आप हर आइटम को एक एस्टिमेटेड अमाउंट एलोकेट करते हैं, वो बजट में आ जाता है। एलोकेशन जो है, कोई भी पोर्शन आपके फंड्स का आप किसी चीज को एलोकेट करते हैं, वो एलोकेशंस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग की, मेंटेनेंस के फेज के लिए हम इतना % फंड्स का इतना शेयर हम मेंटेनेंस के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो आपने एलोकेशंस कर दी। स्टेक होल्डर्स में आपके स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। स्पॉन्सर्स कौन से होते हैं? जो ऑनर्स होते हैं या डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, ये पे कर रहे होते हैं, तो इसीलिए मोस्टली डिसीजंस यही लेते हैं। बॉस आ जाते हैं आपके, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, जो प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा क्लाइंट आपके आ जाते हैं। क्लाइंट कौन है? वो लोग जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट है ना, उसके बेनिफिट्स रिसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, तो हम लोग कौन है? जो यूजर्स हैं, हम क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हम वो सर्विसेज और बेनिफिट्स फेसबुक के यूटिलाइज कर रहे हैं। और क्लाइंट हमेशा इसका प्रोडक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म होता है एज कंपेयर टू कस्टमर। कस्टमर कौन है? वो जो उस सर्विस या प्रोडक्ट के लिए पे करता है, ठीक है, लेकिन इसका रिलेशनशिप इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता। क्लाइंट्स और कस्टमर में ये डिफरेंस होता है कि कस्टमर जो है ना, वो उसका इतना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्विस के साथ, लेकिन जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है उसका सर्विस के साथ। और क्लाइंट जरूरी नहीं है हर दफा पे करे। जैसे फ्री एप्स हैं जो, और कंपनीज हैं जो वो एप्स बनवा रही हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, वो क्या करेंगी? फॉर एग्जांपल बैंक ने एक ऐप बनवाई किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से, तो बैंक क्या है? कस्टमर है, उसने वो ऐप बनवा ली। अब जो वो यूज कर रहे हैं, जो बैंक के यूजर्स हैं, दे आर क्लाइंट्स, तो बैंक उन क्लाइंट्स को पे नहीं करना पड़ेगा उसे। तो कस्टमर ऑलवेज पेज फॉर प्रोडक्ट और सर्विस, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लाइंट हर दफा पे करे। लेकिन क्लाइंट की जो रिलेशनशिप है, जो यूजेज है उस प्रोडक्ट का, सर्विस का, वो लॉन्ग टर्म होता है। ये तो हमारे हो गए मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे पास। अब हम लोग इनका आपस में इंटरेक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे पे उसका क्या अफेक्ट होगा, और विद इन ग्रुप उसका क्या अफेक्ट होगा, और आउटसाइड द ग्रुप क्या अफेक्ट होगा। इन सब चीजों को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जी ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो अनसर्टन सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और अगर हम इन तीनों एट्रीब्यूट्स को अच्छे से इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हमारे लिए जो अनसर्टेन इवेंट है उसको अवॉइड करना या उसके इम्पैक्ट को कम करना, हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट को
कम करना हमारे लिए आसान हो सकता है। इस तरह से कि देखें, अगर हम रिसोर्सेज के ग्रुप के अंदर सिस्टम को चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट विद इन ग्रुप भी होगा और आउटसाइड भी उसका इम्पैक्ट होगा। सो हम सबसे पहले चेंजिंग इम्पैक्ट विद इन ग्रुप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इम्पैक्ट आउटसाइड द ग्रुप या बिटवीन ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे। अगर हम सिस्टम को चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट रिसोर्सेज के अंदर मैन पावर पे भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी फीचर्स एनहांस करने हैं या ऐड करने हैं, सिक्योरिटी के ऊपर हमने उस प्रोजेक्ट में ज्यादा काम करना है। तो अब हमारे पास सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अब क्या है कि सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की एडिशन करनी पड़ेगी। हमारा जो डेवलपमेंट स्टाफ है उसमें हमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो विद इन ग्रुप भी आपका इम्पैक्ट हुआ। फाइनेंशियल के ग्रुप के अंदर अगर हम रेवेन्यू हमारा कम होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके बजट के ऊपर भी होगा और आपके एलोकेशन के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे कोविड के दौरान पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आया तो आपका जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। तो ऑब्वियसली आपने जो बजट एलोकेट किए होंगे डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट फेजेस को जो एलोकेशन हुई थी फंड्स की, उसमें ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। स्टेक होल्डर्स के अगर ग्रुप की बात करें तो अगर स्पॉन्सर चेंज होगा तो कस्टमर भी चेंज होगा, कस्टमर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। स्पॉन्सर और कस्टमर कौन होता है? कस्टमर ने कहा कि जो उस प्रोडक्ट सर्विस के लिए पे कर रहा है वो आपका कस्टमर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर दफा खुद ही पे करे। कई दफा उसको दूसरी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स में देख लें, क्रिकेट का मैच हो रहा होता है, गोल्फ के मैचेस होते हैं, लॉन टेनिस, तो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं डिफरेंट जो वो इवेंट स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो स्पॉन्सर्स उठा रहे होते हैं और उसमें उनका क्या बेनिफिट है, उनकी मार्केटिंग हो जाती है। तो स्पॉन्सर जब हम चेंज करेंगे तो कस्टमर पे भी इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप का स्पॉन्सर जो है ना वो कोई कुकिंग ऑयल का प्रोडक्ट है, कोई कुकिंग ऑयल का ब्रांड है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। आपका कोई वुमेन वेयर से रिलेटेड, कोई वुमेन क्लोथिंग से रिलेटेड आपका कोई ब्रांड है, तो बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ब्रांड है, तो आपका वो अगर स्पॉन्सर है तो कस्टमर कौन होगा? आपके टीवी चैनल्स आपके कस्टमर होंगे। आप टीवी चैनल्स को स्पॉन्सर करेंगे फॉर प्रोमोटिंग योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो स्पॉन्सर इसमें क्या होगा? बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो आ जाती हैं, जो फजी ड्रिंक से रिलेटेड इंडस्ट्री आ जाती हैं, जो आपकी किचन से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके स्पॉन्सर्स हो गए। अब अगर हम स्पॉन्सर चेंज करते हैं तो हमारे कस्टमर पे भी इम्पैक्ट होगा, कस्टमर भी चेंज करेगा। लाइक मर्सिडीज बेंज है, लैम्बोर्गिनी है और इस तरह की टेस्ला है, फरारी है, इस तरह की जितनी कार्स हैं, जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कभी आपने इनको टीवी चैनल्स पे इनके एड्स देखे? नहीं, क्योंकि मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखे, क्योंकि इनको जो है पता है कि जो हमारी कार्स जो परचेज कर सकता है, हमारी कार्स जो लोग खरीदते हैं वो टीवी देखने का टाइम उनके पास नहीं होता। तो मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी, टेस्ला, ये लोग किसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं? जितने भी आप लोगों के गोल्फ के मैचेस हो रहे होते हैं, लॉन टेनिस के मैचेस हो रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल इनके टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, लाइक जैसे मर्सिडीज जो है वो यूएसए में गोल्फ के जितने टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं उनको स्पॉन्सर करता है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे जो लोग आते हैं वो इनकी गाड़ियां खरीद सकते हैं। तो आपका स्पॉन्सर चेंज हुआ तो आपका कस्टमर भी, उस पे भी उसका इम्पैक्ट। अब हम लोग, ये तो था हमारा इम्पैक्ट विद इन ग्रुप। अब आउटसाइड हम लोग ग्रुप, बिटवीन ग्रुप्स हम इसका
इम्पैक्ट देख लेते हैं कि अगर आप किसी एलिमेंट को चेंज करेंगे तो आउटसाइड द ग्रुप या बिटवीन द ग्रुप्स क्या इफेक्ट होगा। अगर हम लोग स्पॉन्सर को चेंज करते हैं दूसरे ग्रुप्स में, वो किस किस को अफेक्ट करेगा? रिसोर्सेज के ग्रुप में आपके सिस्टम को, और फाइनेंशियल्स के ग्रुप में आपके बजट और एलोकेशन को भी इसका इम्पैक्ट होगा। लाइक स्पॉन्सर, पहले यूनिवर्सिटी का कोई इवेंट हो रहा था या कोई मैच हो रहा था और उसका स्पॉन्सर आपकी कोई भी लोकल मार्केट में से कोई भी XYZ मॉल था, वो स्पॉन्सर कर रहा था यूनिवर्सिटी के मैच को, तो सिस्टम और तरह का होगा। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो करना चाह रहे होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे। आपकी किट्स वगैरह, फैसिलिटीज, वो सारी और तरह की होंगी। अब क्या हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा या किसी बड़े ब्रांड ने कहा कि हम स्पॉन्सर करेंगे मैच, ठीक है, तो सिस्टम और तरह का होगा, क्योंकि पहले बजट एलोकेशन कम थी, क्योंकि जो आपका स्पॉन्सर था ना वो कम पे कर रहा था। अब आप स्पॉन्सर जो है उसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो अब आपका बजट भी ज्यादा होगा, एलोकेशंस भी ज्यादा होंगी और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सिस्टम जो है वो आप बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप किट्स लोगे, सारी जितनी अरेंजमेंट्स होंगी वो उस तरह की होंगी। देन कोई बड़ा बैंक है, कोई इंटरनेशनल बैंक है, कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, वो कहता है कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, तो टोटली सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपका सिस्टम फिर आपकी अरेंजमेंट्स उस लिहाज की होंगी, आपकी स्पोर्ट्स के जितना सामान होगा वो उस स्टैंडर्ड का होगा, आपका जो बजट है वो भी ज्यादा होगा और एलोकेशन भी ज्यादा होगी। ठीक, तो अगर हम स्पॉन्सर चेंज करते हैं तो दूसरे ग्रुप्स में इसका इम्पैक्ट रिसोर्सेज में, सिस्टम पे भी होगा और फाइनेंशियल में, बजट और एलोकेशन पे भी होगा। अगर हम रिसोर्सेज के ग्रुप में सिस्टम को चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट किस पे होगा? आपके फाइनेंशियल के ग्रुप में एक्सपेंस के ऊपर। लाइक जैसे हमने पहले कहा कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई कि सिक्योरिटी बहुत हाई रखनी है आपको, मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, तो आपने किसी बैंक का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो अब देखें जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत सिक्योर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके अकाउंट में से इजीली पैसे निकलवा सके, तो उसके लिए अब क्या करना है, आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर करने हैं। और क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, फाइनेंशियल के ग्रुप में आपके जो एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट थी, वो बढ़ गई। अब यहाँ से आप एक चीज डायग्नोज करें, अंडरस्टैंड करें कि जैसे जैसे हम ये चीजें समझ रहे हैं ना कि सिस्टम चेंज होगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ऑन द सेम ग्राउंड हमें ये भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अब इसको ओवरकम कैसे करना है। अच्छा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हायर करना है और वो उसको तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग, और हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम उसका कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या पूरा जो उसका टेन्योर है उसमें उसको हायर नहीं करते। हम लोग जो है जहां पे जब हमें सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिजाइनिंग फेज में जरूरत है या प्लानिंग में उसको होना चाहिए, जहां पे उसको हम उतने टाइम का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पूरे 2 साल के लिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हम हायर नहीं करते, इतना टाइम हमें उसे पे करना पड़ेगा। या फिर ये है कि हम किसी और कंपनी से सर्विसेज ले लेंगे। अब हम सोल्यूशंस है उसकी तरफ, जब हमें इशू समझ आ गया तो हम सोल्यूशंस की तरफ भी जाए। जब हमें इशू समझ आ गया कि जो स्पॉन्सर है ना वो हमारा जितना बड़ा होगा उतना हमारा सिस्टम अच्छा होगा और उतना हमारे पास बजट ज्यादा होगा, तो हम फिर उन स्पॉन्सर्स को अप्रोच करने की, उनको कैसे हम लोग उन स्पॉन्सर्स को लेके आ सकते हैं, हम उस पे काम करें। नेक्स्ट जो है हमारा कि जब भी बजट पे चेंज आता है तो उससे लोग अफेक्ट होते हैं, और जब भी बजट कम या ज्यादा होता है तो आपके टूल्स जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है। अब जैसे कोविड के दौरान बहुत सी कंपनीज जो हैं उनका बजट बिल्कुल डाउन हो गया। क्या हुआ कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, हमने पूरी दुनिया में देखा कि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। बहुत से लोगों को अपनी जॉब्स जो हैं उन्होंने लूज की ड्यू टू कोविड के बजट कंपनीज के पास नहीं था, स्कूल्स के पास, कॉलेजेस के पास, तो उन्होंने अपना स्टाफ निकालना शुरू। सऊदीया में हमने देखा कि कितना स्टाफ निकाला गया, यूएई में, अराउंड द ग्लोब ये चीजें हुई हैं।
टूल्स, आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर को, वो भी चेंज हुई। पहले हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे थे एक मार्केट में compete करने के लिए, ठीक है, अपने कस्टमर को अटेन करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि अब बजट कम है तो आपको वो चीजें जो है वो सर्विसेज श्रंक करनी पड़ रही है। तो ये हमने देख लिया कि आप लोगों का जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। विद इन ग्रुप भी देखा, बिटवीन ग्रुप्स भी देखा, और हमने कहा कि इन चीजों को मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल कहती है कि अगर आप इन एट्रीब्यूट्स को और इनके आपस में इंटरेक्शन को, इम्पैक्ट को समझ लेते हैं तो अनसर्टेनिटी को आपको हैंडल करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। सो बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट के अम्ब्रेला के अंडर जो बाकी कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने स्टडी किया। हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात की, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टडी किया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल देखा, उसने क्या क्या मैनेज करना होता है वो हमने स्टडी किया डिटेल में। हमने अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल स्टडी की। मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल के हमने कॉन्स्ट्रेंट्स डिफरेंट स्टडी की, उनका आपस में क्रिटिकल एनालिसिस किया कि एक में अगर चेंज आए तो दूसरे पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, विद इन ग्रुप क्या इम्पैक्ट होता है, आउटसाइड द बिटवीन ग्रुप क्या इम्पैक्ट होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी चीज बच्चों इसमें अगर मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, ग्रुप्स में इन्फॉर्म करें, आप मुझे इन्फॉर्म करें, ग्रुप्स में इन्फॉर्म करें, सीआर्स को बताएं। हम एक ऑनलाइन सेशन रख लेते हैं और उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगी। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।